गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 8वीं में हम लोग नागरिक शास्त्र में अध्ययन करेंगे। नागरिक शास्त्र का जो अध्याय चल रहा था आपका अध्याय 6, जिसका शीर्षक है इसमें भारत में कृषि का विकास। इसका भाग 2 अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने पहले भाग में पढ़ा था कि भारत में कृषि का विकास किस प्रकार से हुआ। जब भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद जमींदारी प्रथा का अंत हुआ। फिर उसके बाद देखेंगे जब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लग गई, अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग, क्योंकि उस समय उतना अधिक अनाज का उत्पादन नहीं होता था, और अनाज का उत्पादन नहीं होने के कारण से यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भूखे मर गए थे। और उसी के कारण से जब भारत में यूरोप की हरित क्रांति यहाँ पर लेकर आया गया था, और भारत में हरित क्रांति जब आया यहाँ पर सबसे पहले पंजाब और हरियाणा राज्य में आया, तो उस समय यहाँ पर अनाज का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में संभव हो सका और लोगों की आवश्यकताएं पूरी होने लग गई थी। तो आज हम लोग इसका भाग 2 अध्ययन करेंगे, जिसमें भाग 2 में आपका देखोगे सन 1966 में कृषि हरित क्रांति, जो कृषि नीति जो हरित क्रांति आई थी 1966 में, उसके बारे में कि सन 1950 और 1965 में के बीच में खाद्य उत्पादन बढ़ा, परंतु देश के अनाजों की कमी बनी रही। देश में जो अनाज की कमी थी, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं बहुत अधिक थी, जनसंख्या बहुत अधिक थी और उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पा रहा था। इसलिए सन 1950 से 1965 के बीच में अनाज का उत्पादन बढ़ा तो सही, लेकिन उतना भी उनको पूरा नहीं हो पाया था, फिर भी कमी हो रही थी। और इस कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से अनाज मंगवाया जाता था, और यह बहुत ही चिंता का विषय था। उसी दरम्यान यहाँ पर सन 1965 और 1966 के में 66 दोनों ही सूखे का साल था। जो 1965 और 1966 में यहाँ पर जो अनावृष्टि हुई थी, जो सूखा का समय था, उसके कारण से यहाँ पर अनाज का उत्पादन हो ही नहीं पाया था, अकाल पड़ गया था। और इस समय अनाज की पैदावार जो बहुत कम हुई थी, जिसके कारण से अकाल की स्थिति निर्मित हो चुकी थी। सरकार को अनाज की पूर्ति के लिए यहाँ पहले से ज़्यादा अनाज को आयात करना पड़ा था, और सरकार के सामने अनाज की पैदावार बढ़ाना सबसे बड़ी समस्या हो गई थी, क्योंकि हर बार हमको बाहर से या विदेशों से अनाज मंगाकर लोगों की पूर्ति करना संभव नहीं हो सका था, और इसीलिए अनाज का उत्पादन करना, अधिक मात्रा में उत्पादन करना यहाँ पर देश की सबसे बड़ी समस्या थी। इसके लिए कृषि वैज्ञानिक की सहायता से कृषि योजना बनाई गई, और जिसे हम हरित क्रांति का नाम कहते हैं। और इसी दरमियान देखोगे यहाँ पर कृषि करने की जो पद्धति थी वो आधुनिक तरीके से किया गया था, और आधुनिक तरीके को जो अपनाया गया था उसी को हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये हरित क्रांति क्या था, मैं साधारण भाषा में आपको समझा देती हूँ कि हरित क्रांति इसमें देखोगे आधुनिक तरीके से की गई जो कृषि होती है उसको हम हरित क्रांति कहते हैं, जिसमें उत्तम किस्म के बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग, आधुनिक मशीन जैसे हार्वेस्टर है, थ्रेसर है, इस प्रकार ट्रैक्टर है, इस प्रकार के मशीनों का उपयोग करके हम कम समय में कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं, उसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, या फिर उसको हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर था। तो अब देखेंगे हरित क्रांति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य करने की योजना बनाई गई थी। इसमें अधिक उपज देने वाले उन्नतशील बीज का उपयोग किया गया था। सबसे पहले तो यहाँ पर जो अनाज का उत्पादन करना, मतलब हरित क्रांति का प्रमुख घटक कौन है, उसमें सबसे पहला था कि इसमें उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया गया। सिंचाई के लिए मोटर पंप और बिजली डीजल की व्यवस्था की गई थी। रासायनिक खाद की व्यवस्था की गई, और इसमें उपलब्ध कराना, कृषि कार्यों में मशीन का उपयोग करवाना, जैसे ट्रैक्टर का उपयोग कराना, थ्रेसर का उपयोग कराना, हार्वेस्टर का उपयोग करना, ये सारे आधुनिक मशीन हैं उस समय। अब इसमें देखेंगे जब समय समय पर अगर कृषि या फसलों में बीमारी लग जाती तो उसमें कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करना, कृषि उत्पादों के लिए मंडी एवं भंडारण की व्यवस्था करना, और सोसाइटी एवं बैंक से पूंजी की व्यवस्था करना। अगर कोई कृषक है जिसके पास
आर्थिक तंगी है तो वह क्या कर सकता है, सहमति सरकारी बैंक से या फिर जो सरकारी बैंक है या फिर सोसाइटी का जो बैंक है वहाँ से वो पूंजी ऋण में प्राप्त कर सकता है। तो इतनी सारी व्यवस्था करके यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हरित क्रांति के माध्यम से कृषि का उत्पादन कर सकते हैं। उन्नत बीजों के लिए यहाँ पर अच्छी सिंचाई वाली ज़मीन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर देखेंगे इन बीजों की विशेषता थी, ये कम समय में पकते हैं और फसल छोटे कद के होते हैं तथा यहाँ अनाज का पैदावार अधिक होता है। उन्नत किस्म के बीज की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये कम समय में पकते हैं और जो कम सिंचाई वाले ज़मीन पर होते हैं जिसमें सिंचाई की आवश्यकता उतनी ज़रूरत नहीं होती है उसमें, और इन बीजों की विशेषता सबसे बड़ी है कि ये छोटे कद वाले होते हैं और इसमें जो पैदावार होती है वो अधिक मात्रा में होती है। देसी बीज में कीटनाशकों का आक्रमण कम होता है, परंतु इन उन्नत फसलों के पर नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का आक्रमण सरलता से हो जाता है। ये दोनों में अगर हम देखें तो देसी बीजों वाले जो कीटों पर आक्रमण कम होता है। जैसे हम लोग देसी फसल लगाते हैं उसमें कीट बहुत कम लगते हैं, लेकिन जो विदेशी होते हैं या उन्नत किस्म से आधुनिक तरीके से किया गया है उसमें बीमारियां जल्दी लगती हैं। अतः कीटों को मारने के लिए यहाँ पर दवाई की ज़रूरत होती है। सही दाम पर यहाँ पर उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं तथा इत्यादि की पूर्ति के लिए यहाँ हमारे राज्य में सहकारी संस्थाओं की स्थापना की गई है। तो किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराया गया है ताकि उन्हें उन्नत किस्म के बीज भी प्राप्त हो जाए, रासायनिक खाद भी प्राप्त हो जाए और उनको सहकारी समितियों या बैंक से उनको ऋण भी प्राप्त हो जाए। चूँकि दवाई भारत में अधिक नहीं बनती, अतः इन्हें विदेशों से आयात करवाना पड़ता है। धीरे धीरे हम मशीनों की सहायता से खेती करने लगे थे। तो 1960 से 65 से 66 के बीच में जो आधुनिक कृषि आई तो इस चीज़ को हम लोग अपनाएं और अधिक मात्रा में कृषि करना प्रारंभ कर दिए। अब देखेंगे हरित क्रांति कहाँ तक फैली हुई थी। ये भारत में हरित क्रांति को पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु के कुछ जिलों में सघन जिला कृषि कार्यक्रम के नाम से लागू किया गया था। जो भारत के ये राज्य हैं ना, पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, तो इन जिलों में खास करके हम हरित क्रांति के नाम से तो नहीं जानते थे, किंतु इसको सघन जिला कृषि कार्यक्रम के नाम से लागू किया गया था, जिसमें उन्नत बीजों के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती थी। यहाँ पर जो उन्नत किस्म के बीजों का अगर उपयोग करते थे तो उसके लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती थी और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार क्या है उसमें ज़रूरत होती थी। और जिन क्षेत्रों में पहले से ही सिंचाई होती थी उन जिलों का चयन इस कार्यक्रम के लिए किया गया था। जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होती थी तो वो जिला या वो स्थान को पहले से इसको चुन लिया गया था, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नए जिले जो होते हैं नए किस्म की गेहूं की पैदावार की गई थी, जबकि तमिलनाडु में चावल का उत्पादन किया गया था। और कुछ वर्षों बाद कृषि की नई तकनीकी देश के अन्य भागों में किया गया। सबसे पहले तो यहाँ पर हरियाणा में किया गया था, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में, फिर धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों में इसका उपयोग करने लगे थे। छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति सन 1966 में आया था। तो 66 के मध्य जिला सघन कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हुआ था। इसके लिए रायपुर जिले का चयन किया गया। इस योजना के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय में यहाँ अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। बच्चों इसको याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति कब आया था। तो छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति सन 1966 में आया था और सबसे पहले यहाँ पर रायपुर जिले का चयन किया गया था। इस योजना के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय में अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी और नई प्रजातियों के उन्नत बीज तैयार किए गए थे और उन्नत किस्म के बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयों के लिए सरकार द्वारा अनुदान की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर सिंचाई के लिए नलकूप खनन सिंचाई परियोजना
को प्राथमिकता दी गई थी। मतलब एक आधुनिक कृषि करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई थी, जिसमें बीज भी थे, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग भी कहा था, और सरकार द्वारा अनुदान की व्यवस्था भी की गई थी, तथा यहाँ पर सिंचाई के लिए नलकूप और सिंचाई परियोजना को प्राथमिकता दिया गया था, ताकि वहाँ पर हम आधुनिक तरीके से कृषि कर सके। राज्य के कठोर यहाँ पर देखेंगे, राज्य के कोड़ा बांध में जहाँ पर पंडित रविशंकर जलाशय, जिसको हम आम भाषा में गंगरेल बांध के नाम से जानते हैं, ये पंडित रविशंकर जलाशय का निर्माण किया गया था। इसमें सहकारी संस्थाओं की स्थापना कर आसान किस्तों में कृषि ऋण उपलब्ध कराया गया। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो रविशंकर शुक्ल जो गंगरेल बांध की स्थापना की गई थी, ये सिंचाई के माध्यम से ही इस बांध का निर्माण किया गया था, और सहकारी संस्थाओं की स्थापना करने के साथ साथ आसान किस्तों में कृषकों को यहाँ पर ऋण दिलवाया गया, ताकि वे आसानी से इस कृषि में और भी चीज़ों की व्यवस्था कर सके। इससे किसानों के पास संसाधनों की वृद्धि हुई, ताकि उन्हें जमींदारों और साहूकारों के पास से ऋण न लेना सके। आप देखेंगे किसान से चर्चा करें कि और पता करें कि किसान अपने खेत में सिंचाई किस प्रकार करते हैं। क्या आपके सभी खेतों में सिंचाई होती है? तो बच्चों, आप अपने जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर जो किसान होते हैं वो किस प्रकार से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, उनके द्वारा बैठकर आप चर्चा करोगे। इसमें देखेंगे आपने उन्नत बीज को कब अपनाया, आप बीज, खाद तथा कीटनाशक कहाँ से प्राप्त करते हैं, तथा छोटे किसान खाद, बीज के सिंचाई आदि की व्यवस्था कैसे करते हैं, देसी बीज और उन्नत बीज में क्या अंतर है। ये सारी चीज़ें जो आप पुस्तक पढ़ोगे तो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा कि यहाँ पर देसी बीज में और उन्नत किस्म के बीज में क्या अंतर है, और दोनों की फसलों में भी क्या अंतर है। हरित क्रांति के प्रभाव किस प्रकार से पड़ा, यहाँ पर देखेंगे हरित क्रांति का प्रभाव तो पड़ा। इसमें सबसे पहला प्रभाव था कि पैदावार में बढ़ोतरी हुई। जितना जो उत्पादन था, हम कृषि कर रहे थे तो उसमें अनाज का उत्पादन अधिक मात्रा में हुआ। देश के बड़े हिस्से में एक नई फसलों में उन्नत बीज के फैलाव से फसल की पैदावार महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई थी। हम अनाज के मामले में यहाँ पर स्वावलंबी हो गए। पैदावार बढ़ाने से अब दूसरे देशों से अनाज लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी हमको। सरकार के पास यहाँ पर अनाज का बहुत बड़ा भंडार हो गया, और अनाज की कमी होने पर उसका उपयोग किया जा सकता था, और इसे सन 1967 में सरकार के पास कुल 19 लाख टन अनाज का भंडारण किया गया। तो पैदावार में बढ़ोतरी, यहाँ पर जो हरित क्रांति का उपयोग किया हम लोग, या हरित क्रांति को अपनाकर सबसे पहला प्रभाव तो पड़ा कि अनाज की पैदावार में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई। उससे क्या हुआ, जितनी की आवश्यकता थी हमारे देश में, उससे कहीं ज़्यादा अनाज का उत्पादन हुआ, जिसे सरकार ने उसका भंडारण करके रखा, इकट्ठा करके रखा, ताकि कभी उसकी आवश्यकता पड़ती है, जैसे अकाल पड़ता है या फिर बहुत अधिक पानी गिरता है, फसल नुकसान हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपातकाल के समय में हम जो अनाज का भंडारण करके रखते हैं उसका क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखेंगे दूसरा है समर्थन मूल्य एवं अनाज का भंडारण। समर्थन मूल्य किसे कहते हैं, जिसमें देखेंगे अभी जो टीवी में चल रहा है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी ने समर्थन मूल्य को समाप्त कर दिया है, और उसके आधार पर किसान अपना जो अनाज है वो किसी भी व्यापारियों को डायरेक्ट बेच सकते हैं। तो यहाँ पर समर्थन मूल्य हम किसको कहते हैं, समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है ना। तो किसानों को उनकी फसल के उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया था, और फैसला किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कीमत इतनी होगी कि सरकार का मतलब जो सरकार किसानों को जितना उसमें लागत लगता है फसल में वो, और उसके भरण पोषण का जो है उपज की इतनी कीमत में वो खरीदता है कि सरकार इस तरह समर्थन मूल्य तय करती है जिससे किसान की उपज की लागत मिल सके और कुछ लाभ भी हो सके। यहाँ पर सरकार अनाज का मूल्य इस प्रकार से निर्धारित करती है कि वो
फसल उगाने के समय में जितना लागत लगाता है किसान, वो उसको प्राप्त हो जाए और अलग से उसको और भी लाभ हो, इस आधार पर सरकार अनाज का मूल्य निर्धारित करती है। उसी को हम समर्थन मूल्य कहते हैं। समर्थन मूल्य के कारण किसान व्यापारियों को कम कीमत पर अनाज बेचने के लिए बाध्य नहीं होता है, क्योंकि समर्थन मूल्य रहता है तो एक कीमत पर सारे अनाज क्या हो जाते हैं, सरकार के या सहकारी समिति में के लोग खरीद लेते हैं, संस्था खरीद लेती है और किसान को, बड़े बड़े व्यापारियों को कम कीमत पर अपनी अनाज को बेचने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता है। यहाँ भारत सरकार ने किसान से अनाज खरीदने के और उसके भंडारण करने के लिए भारतीय खाद्य नियम का गठन किया है। यह अनाज का भंडारण करता है और राशन दुकानों तथा सहकारी योजनाओं जैसे स्कूल में मध्याह्न भोजन, उचित मूल्य पर की दुकान पर अनाज का वितरण करता है। जो अनाज का भंडारण किया जाता है उसमें सहकारी समिति के माध्यम से या जो अनाज का खरीद कर रखा जाता है वो किस काम आता है, जैसे अभी हमारे देश में सरकार के माध्यम से लोगों को या गरीबी रेखा के नीचे लोगों को क्या मिल रहा है, 1 रुपये किलो चावल। तो वही चावल क्या होता है, इन लोगों को वितरित किया जाता है जो भंडारण करके रखा जाता है। और अलग अलग प्रकार से देखेंगे जो कि बच्चों को सरकारी स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है, तो इन्हीं भंडारण में जो अनाज जमा होता है उसी का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आज हम लोग केवल यहीं तक अध्ययन करेंगे, इसके आगे का भाग अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। किंतु ये जो पाठ है इसको आप अच्छे से अध्ययन करोगे, वीडियो को देखकर आप इस पाठ का अध्ययन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोई भी अगर दिक्कत होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।